चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू का जो अनुच्छेद चल रहा है उसका पार्ट हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे भाग 15 से शुरू करेंगे, निर्वाचन पढ़ेंगे। ठीक है। अब निर्वाचन पढ़ रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम 300 से आगे हो गए और 300 के बाद हम जल्द ही आज ही खत्म करेंगे, कोई भी समय लगे। आर्टिकल बहुत है। अब जैसे 300 तो हो गए, है ना? अब 324 से लेके 329 का तक पढ़ेंगे, फिर इसमें भाग 16 पढ़ेंगे तो हम खत्म कर देंगे। तो चलिए, और हमें लगता है ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा-सा है और खत्म हो जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? फटाफट खत्म करेंगे। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है बताइए? तो निर्वाचन आयोग की शक्ति से संबंधित है, क्योंकि निर्वाचन से पढ़ रहे हैं तो निर्वाचन आयोग की शक्ति से संबंधित है। अब बताइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बताइए? दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 325 क्या है? 324 तो हम समझ गए, निर्वाचन की शक्ति की बात करता है, और अगर बात करें अनुच्छेद 325 तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची से न हटाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची से न हटाया जाए, ये बात कही गई है। कौन? अनुच्छेद 325। अगर बात कर लें, इसी में हम इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने कर दिया है। तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 326 क्या है? तो अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? प्लीज कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे। इसमें वयस्क मताधिकार की बात करता है। ठीक है, 326 सही है कि भाई लोकसभा और राज्यसभाओं की जो विधानसभा है उसके लिए निर्वाचन वयस्क मत अधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मत अधिकार 18 साल वाला एज वाला होना चाहिए। समझ गए? ये क्लियर हो गए। अगर बात कर ले हम लोग चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न देखिए कि अनुच्छेद 327 क्या है जी? तो अनुच्छेद 327 यही है कि संसद को चुनाव संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। तो चुनाव संबंधी अगर प्रावधान की शक्ति की बात करें तो हम बताएंगे ये शक्ति दी गई है, संसद को पावर दी गई है अनुच्छेद 327 के तहत। ऐसे पूरा डिटेल बता दूं थोड़ा तो सुन लीजिए कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में जो प्रबंध बने हैं वो पावर संसद के पास है। चलिए, ये भी क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का, किसकी बात करूं? पांचवें प्रश्न का कि अनुच्छेद 328 क्या है? तो अनुच्छेद 328 अगर पूछते तो हम बताएंगे कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में जो प्रबंध हैं करने का अगर बात करें तो समझिए विधानमंडल को शक्ति दी गई है। तो यही तो बात कहा गया है ऑप्शन नंबर ए कि राज्य विधानमंडल को चुनावी संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। और 27 में क्या था? शक्ति संसद को दी गई है ना? 28 में राज्य विधानमंडल को। चलिए, ये भी बात हम समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, अनुच्छेद 329 क्या है जी? तो अनुच्छेद 329 सुनते ही आपको एक ही चीज आएगा दिमाग में, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचन संबंधी मामले जो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है, निषेध करता है। समझ गए? तो निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को निषेध करता है। इसमें न्यायालय कुछ नहीं करेगा जी। चलिए, ये बात हो गई। तो ये हो गए। अब चलिए भाग 16 के उपबंध की बात करते हैं। इसका आंसर मैंने नहीं दिया है तो मैं दे दूंगा। 16वां प्रश्न है जिसमें हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंगल भारत समुदाय के जो आरक्षण मिले हैं उसकी बात करेंगे। ये लेकिन हट चुका है, लेकिन अभी भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल किसमें था चर्चा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए, ये तो बात हो गई। 4 मिनट में खत्म कर दिया मैंने। अब और भी करते हैं। 16 भाग का पहला क्वेश्चन है, क्या है सुनिए। अनुच्छेद 330 आ गए। अनुच्छेद 330 क्यों संबंधित है? तो हम समझते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान दिया गया है आरक्षण का, उसकी बात करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में एससी एसटी के लिए जो स्थान है आरक्षण के लिए दिया गया है, रिजर्व किया गया है, उसकी बात करेगा। ये भी समझ गए। देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है अनुच्छेद 331। बताइए अनुच्छेद 331 क्या है? तो अनुच्छेद 331 यही है कि लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के लिए नामांकन की बात करेगा। 31 में इसमें नामांकन की बात करेगा, हटाने की बात करे, कुछ भी करे, लेकिन अनुच्छेद 331 ही होगा।
नौवां प्रश्न है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 क्यों इंपॉर्टेंट है बता दीजिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण है। समझ गए? एससी एसटी के लिए आरक्षण है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं 10वें प्रश्न का, किसकी बात करें? 10वें प्रश्न मतलब अनुच्छेद 333। थैंक यू। 333 क्वेश्चन नंबर तक आ चुके हैं हम लोग। बताइए, तो हम बताएंगे राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकन। तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकन की बात करेगा तो 333 टिक लगा दीजिएगा। और अगर इससे पहले हम पढ़े आंग्ल और इसकी किसकी बात करते हैं? आंग्ल जो भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था इसकी बात किया 333। लेकिन उससे पहले हम पढ़े लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331। तो लोकसभा में अगर पूछे 333, 331 और अगर राज्यसभा के विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करें तो 333। ठीक है, क्लियर। और बात करें 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है अनुच्छेद 334 क्या है? तो अनुच्छेद 334 जो है एससी एसटी आरक्षण की अवधि का प्रावधान है। समझ गए? तो अनुच्छेद 333 क्या है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात ना रहना, ये बात कहती है अनुच्छेद 334 कहती है। अगर बात करें 12वें प्रश्न का, 12वां प्रश्न यही है कि बता देते हैं। 12वां प्रश्न यही है कि अनुच्छेद 335 क्या है? तो अनुच्छेद 335 यही है कि एससी एसटी की या एससी एसटी को सेवाओं में अवसर देने की दक्षता का ध्यान रखा जाएगा। यही बात करता है अनुच्छेद 335। समझ गए? चलिए, तो अनुच्छेद 335 क्लियर कर दिया कि नहीं? कर दिया मैंने। चलिए आगे भी चले और 13वें प्रश्न और अंतिम इसका जो है क्या अनुसूची का बात करेंगे। 13वां प्रश्न है अनुच्छेद 336 क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। तो 336 कहता है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध की बात करेगा। तो विशेष उपबंध की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए तो दिख रहा है ना। चलिए क्लियर, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। अगर बात करूं आगे तो देखिए पार्ट नंबर 16 मतलब भाग का 16 का तो खत्म कर दिए, उसी का कुछ हिस्सा बच रहा है और भी चलते हैं। तो 330 से लेके 339 की बात फिर से करेंगे। तो 330 तो हम समझ गए, पढ़ लिया नहीं जी। लोकसभा में एसटी के लिए सीट का आरक्षण की बात करेगा 330। अब बताइए 331 फिर पढ़े, बताइए। ये सब रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं, बताइए 331 क्या था? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकन की बात करेगा। और 333 क्या है बताइए? तो 333 जो है यह है राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात करेगा, है ना। ये भी पढ़ चुके थे। अब देखिए 332 बताइए। तो 332 हम जानते हैं राज्यों के विधानसभाओं में एसटी एसटी के आरक्षण की बात करेगा। अब 333 देखिए यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर लोकसभा होता तो 331 हो जाता, लेकिन यहाँ पे राज्य के विधानसभा की बात हो रही है और वो भी आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकन की बात हो रही है, मतलब चौथा का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब चलिए 5वां प्रश्न। 5वां में भी आप देख सकते हैं। 5वां क्या है? 334 फिर से पूछा 334। तो इसमें एससी एसटी के आरक्षण का समय बताया गया है कितना से इतना है, जो क्या बताइए कितना वर्ष हो गया फिर बढ़ा दिया गया है। अब बताइए अगर बात करें 335 की, तो 335 क्या था? तो एससी एसटी के दावों को सेवाओं की दक्षता बनाए रखते हुए माना जाएगा। समझ गए? उनकी सेवा में ध्यान रखते हुए चलेंगे, 335 में बोला गया है। अच्छा 336 क्या था बताइए। तो 336 तो हम पढ़े थे ऑप्शन नंबर ए, है ना। 36 पढ़े थे ना जी। क्या पढ़े थे? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सेवा एवं शिक्षा का विशेष उपबंध है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी, जो बाहरी लोग हैं, आंग्ल भारतीय जो लोग हैं बाहर से जो हैं उनके लिए भी। अनुच्छेद 337 बताइए। ठीक है, देखिए आंग्ल भारतीय का सब हिस्सा नहीं गया है आर्टिकल का, कुछ कुछ गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर का सारा हिस्सा का पार्ट नहीं गया है, 370 ही खाली हटा है, लेकिन कुछ ही हटा 370 का, सब नहीं हटाया। चलिए अनुच्छेद 337 का क्या प्रावधान है? तो यही है कि ऑप्शन नंबर ए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष शैक्षिक अनुदान दिया जाएगा भाई। 337 में यही है, आंग्ल भारतीय को दिया जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 338 किसका गठन करता है बताइए। अनुच्छेद 338 जो है किसका गठन करेगा? राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का करेगा। तो राष्ट्रीय अनुसूची जाति का आयोग का करेगा। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूं
10वें प्रश्न का 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है अनुच्छेद 338 का है। ठीक है? अनुच्छेद 338 का है, किससे संबंधित है बताइए तो? तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, अगर बात करूँ 11वां प्रश्न का, 11वां प्रश्न है अनुच्छेद 339 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 339 जो है, ये है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, इसकी बात करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, वो आर्टिकल 339 में है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति जो है, उनके बारे में प्रशासन की बात करेगा, उनको संघ नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, केंद्र मतलब। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है अनुच्छेद 338 और 338 का से मतलब का में क्या समानता है बताइए? तो देखिए, इसमें 38 में है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और इसमें 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग है। तो दोनों के लिए है, तो दोनों संवैधानिक रूप से ये आयोग बनाया गया है, वो भी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है? मतलब एससी और एसटी के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है। चलिए आगे चलें, ये भी पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब चलेंगे 340 से लेके 342 की बात करेंगे, है ना? तो 340 भी आएगा हमारा पिछड़े वर्ग के ही लोगों का आएगा, मतलब कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करेगा। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 340 अगर पूछते आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई अनुच्छेद जो है 340 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति करना। अगर पिछड़े वर्ग के जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उस अनुसार हम लोग चेक करेंगे और उनकी सुधार करेंगे, है ना? ये बात कही गई है। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 341 क्या है जी? तो 341 यही कहता है कि अनुसूचित जातियों की सूची, अनुसूचित जनजातियों की सूची या लोकसभा आरक्षण या शिक्षा अधिकार। तो 341 जो अनुच्छेद है ना, वो अनुसूचित जातियों की बात करेगा। तो अनुसूचित जातियों की बात होगी ऑप्शन नंबर ए। अनुसूचित जनजाति की बात कब होगी? 342 में होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है कि अनुच्छेद 342 किसका है? तो अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति की सूची की बात करेगा। क्लियर हो गए? चलिए अब आते हैं राजभाषा का, जो कि 17वें प्रश्न है। मतलब भाग 17 का राज्य भाषा आता है। भाग 17 में कौन आएगा? राजभाषा आएगा, जो कि 343 से लेके 351 तक चलेंगे। मतलब इसमें जो सवाल बनेंगे हम चलेंगे, इसमें खाली राजभाषा ही नहीं आएगा, सब आएंगे। 351 तक है, मतलब सब आएगा। राजभाषा तो 343 में क्लियर कर देंगे हम। 17 का राजभाषा की बात करते हैं और इसमें चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 343 क्या है? तो 343 जो है किससे संबंधित है? तो हम बता देंगे कि राज्य की भाषा से संबंधित नहीं होगा। राज्य का अलग भाषा है, राज्य की अलग भाषा है। तो संघ की राजभाषा है हमारा 343, याद रखिएगा। तो संघ की जो भाषा होगी वो अनुच्छेद 343 की तहत होगी। अगर पांचवा प्रश्न की बात करें, पांचवा प्रश्न में 344 अनुच्छेद आ गया। 344 अनुच्छेद क्यों आया? क्योंकि राज्य भाषा के संबंध में जो आयोग बनाए जाते हैं एवं संसद की समिति है, तो संसद की समिति के तहत इसे जोड़ा गया है। किसे? राजभाषा को 344 के तहत। अगर बात करूं छठे प्रश्न का, छठा प्रश्न है अनुच्छेद 345 की बात करें तो अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे राज्य की राजभाषा निर्धारण से संबंधित है। तो अगर बात करें कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, अगर बात करें तो अनुच्छेद 345 है। तो राज्य की राजभाषाएं और निर्धारण से संबंधित है। राज्य की राजभाषा के निर्धारण से संबंधित है, मतलब अगर मान लीजिए निर्धारण ना दे, ठीक है, तो हम बताएंगे कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है हमारा आर्टिकल 345। ठीक है, ये प्रादेशिक भाषा है, मतलब रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बताइए सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है अनुच्छेद 346 क्या है जी? तो अनुच्छेद 346 जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त सवाल। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो है एक
पत्रा पत्र की बात करें, उसकी राजभाषा से संबंधित है। मतलब नहीं समझे, नहीं समझे, समझाता हूँ। राज्यों के बीच और राज्य केंद्र के बीच जो संचार की भाषा है, उस भाषा की बात करता है, उस भाषा को जोड़ने की बात करता है, तो 346 के तहत अनुच्छेद के तहत करता है। क्लियर हो गया ना? हो गए होंगे। 8वें प्रश्न की बात करूँ मैं, 8वें प्रश्न है अनुच्छेद 347 क्या है जी? तो अनुच्छेद 347 किसी राज्य में किसी भाषा को विशिष्ट भाषा का दर्जा देना, यही हमारा अनुच्छेद 347 बताता है। मतलब मान लीजिए 347 आपके सामने आ जाए और पूछे 347 गोली नहीं 347 अनुच्छेद आ जाए, तो बताना है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में एक विशेष उपबंध की बात है, उसकी बात करता है, उसके हिसाब से उसका भाषा बताया जाता है। मान लीजिए भी बिहार में हम भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी की बात होती है, अगर मैथिली बोलते हैं तो मैथिली की बात करते हैं। उसी तरह अलग-अलग क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से उस भाषा का महत्व दिया गया है। समझ गए? ये एग्जाम्पल के रूप में बताया, इसलिए गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। अनुच्छेद 348 क्या है बताइए? तो अनुच्छेद 348 जो है ना, ये है बहुत ही अच्छा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषाओं की बात करेगा, जो कि हम बताएंगे 348 में तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी या हिंदी होगी, ये बात करेगा। समझ गए? तो हम बोलेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो है और अधिनियमों में विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा ही 348 में डाली जाएगी। तो हमारा भाषा जो है बताइए हाई कोर्ट में कौन-सी भाषा में चलती है? क्या इंग्लिश में चलती है? नहीं, हिंदी में भी चलती है, लेकिन पेपर वर्क इंग्लिश में होता है। ये ध्यान रखना होगा। 10वां प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न है 349। अब हो सकता है मोदी सरकार आए हों तो करंट अफेयर के हिसाब से याद रखिएगा 2 भाषा की बात भी कर सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ध्यान रखना होगा आपको। अनुच्छेद 349 जो है क्या कहलाता है? तो 349 जो अनुच्छेद है वो भाषा से संबंधित है, लेकिन कुछ विधि बनी हुई है, कुछ अधिनियमित है, करने का विशेष प्रक्रिया दिया गया है। तो भाषा संबंधी विधेयकों को ये विशेष प्रक्रिया की बात करता है, अनुच्छेद 339 करता है, सॉरी 349 करता है, 349 क्लियर? देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई उच्च न्यायालय में जो पेपर वर्क होते हैं और जो भाषा होती है अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी भाषा में होती है। लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की अनुमति पे किसी भी राज्य में हिंदी भाषा में भी होती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हिंदी भी महत्व दिया गया लेकिन ज़्यादातर पेपर वर्क कार्यवाही जो होती है इंग्लिश पेपर में होती है, ठीक है? चलिए, ये इसलिए बता दिया कहिएगा मत कि सर की गलत बता दिए, अब बताए ही नहीं, तो बता दिया। अगर बात करूँ 11वें प्रश्न का अनुच्छेद 350 बताइए। अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है जी? तो अनुच्छेद 350 जो है ना, वो है क्या है? प्रशासन के आवेदन हेतु प्रयुक्त भाषा की बात करेगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब प्रशासन के आवेदन जो होते हैं ना, उसमें प्रयुक्त भाषा की बात करेगा। हिंदी में है, इंग्लिश में, कौन क्षेत्रीय भाषा में है, उसकी बात करेगा। ठीक है? अब केरल में जाइएगा तो केरल वाली भाषा तो चलेगी ना, मलयालम भाषा। 12वां प्रश्न है अनुच्छेद 350 बताइए। अनुच्छेद 350 ए क्या कहलाता है? तो ये प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। 350 ए तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाए, ये अनुच्छेद 350 में कही जाती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अनुच्छेद 350 बी। 350 बी मतलब ख की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 350 क्या है? ये तो मातृभाषा की बात करता है। तो 350 ख क्या बोलेगा? तो भाषाएं जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार होंगे। समझ गए? तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की बात करेगा, ये बात मान लीजिए। अगर मैं बात कर लूं 14 प्रश्न की, तो 14 प्रश्न है अनुच्छेद 351 किसका निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 351 जो है किसका निर्देश देगा? तो वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देगा। तो हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश देगा, ये बात जानते हैं।
अगर मैं बात करूं 15वें प्रश्न का, 15वां प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद भाषा आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है भाषा आयोग से संबंधित है, बता सकते हैं? तो वो है आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। तो आपात की उद्घोषणा से बात करेंगे, उससे पहले अनुच्छेद जो भाषा की बात करें, भाषा आयोग से संबंधित है, तो भाषा आयोग से संबंधित 344 ही है। ये तो भाषा से संबंधित है ना जी। ऐसे शुरुआत तो हमारा 350 है, 351 तक है ना? तो ये सब है। तो भाषा आयोग से संबंधित अगर पूछे, तो हम बताएँगे 343, 344, ठीक है? तो आयोग पूछ रहा है, तो 344 टिक लगेगा। 343 भाषा की बात करेगा, संघ की भाषा की, राज्य भाषा की बात करेगा। चलिए शुरू करते हैं इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आर्टिकल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 352, 52 मतलब 53 नहीं 52 मतलब 352, 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात करेगा, ना कि राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, है ना? आप जानते हैं। तो आपात की उद्घोषणा की अगर बात करें तो हम बताएंगे आर्टिकल 352। अगर इसी में बात कर ले दूसरे प्रश्न का कि आर्टिकल 353 मतलब 353 की बात करेंगे, 353 मतलब आर्टिकल 353 का क्या प्रावधान करता है बता दीजिए। तो ये बात करेगा आपात की उद्घोषणा का प्रभाव की बात करेगा। तो राष्ट्रीय आपात के प्रभाव की बात अगर कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही लगाइएगा। अगर राष्ट्रीय आपात घोषणा की बात करेगा, उद्घोषणा की, तो 352 या 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव जो होता है उसकी बात करेगा। जहां प्रभाव वहां 352 आर्टिकल ठीक है। अगर बात कर लें इसी में कि 354 की बात करें, 354 मतलब 354 किस बात से संबंधित है? तो 354 जो है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को या उपबंधों का लागू होना। ये हो गए हमारे ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपात के दौरान जो वित्तीय व्यवस्था में बदलाव आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 394 मतलब 354 के तहत आते हैं। क्लियर हो गए? अगर मैं बात कर लूं चौथे चौथे प्रश्न का अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है बता दीजिए। तो हम बताएंगे ये 355 जो है ये है हमारे बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से जो राज्य की संरक्षा होता है करने का कर्तव्य हमारे संघ को है, केंद्र को है, इसकी बात करता है। तो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए हमारे पास संघ का जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 355 में है। अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का कि अनुच्छेद 356 किस बारे में है, तो 356 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा का उपबंध बताया गया है। मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने लगे तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए 356 में। अगर 352 क्या था? 352 है कि भाई राष्ट्रपति राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसकी बात करता है। मतलब समझ गए? ये हो गए। फिर से देखिए आ गया अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा से संबंधित है। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं तो बताइए। प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो फटाफट कीजिए। नलिन अकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार है, जब चाहें जहां चाहें। समझ गए? नहीं समझे? राष्ट्रपति शासन अगर लगाना हो तो 356 में होगा। राष्ट्रीय आपात लगाना हो, नेशनल इमरजेंसी लगाना हो तो 352 लगाइएगा। ये भी क्लियर कर दे रहा हूं, कहिएगा मत कि सर गलत किए। अब 360 बताइए क्या है? चलिए अब बताइए अनुच्छेद 353, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी इमरजेंसी लगते हैं उसमें क्या बना है, उपबंध क्या बना है, सब पढ़ेंगे। इमरजेंसी से एक भी सवाल अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, ये नलिन अकेडमी वादा करता है। तो अनुच्छेद 356 356 नहीं 353 अनुच्छेद 353 का क्या प्रावधान है बता दीजिए तो जरा। तो हम बताएंगे, अवश्य बताएंगे, आप भी बताइए, हम भी बताएंगे। तो हम बताएंगे कि भाई आपात की जो उद्घोषणा का प्रभाव जो पड़ता है, मतलब राष्ट्रीय आपात की जो प्रभाव है, प्रभाव की बात करेगा। समझ गए कि भाई कैसे प्रभाव पड़ जाता है, कैसे हम लोग को करना है। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 354 की बात करें, अनुच्छेद आर्टिकल 354 अगर पूछ दे तो हम बताएंगे भाई राष्ट्रीय आपात के दौरान जो वित्तीय व्यवस्था में बदलाव आएगा, वित्तीय व्यवस्था में बदलाव आएगा नहीं, राष्ट्रीय मान लीजिए इमरजेंसी लग गया तो लगेगा ही नहीं जी। चलिए ये बात तो समझ गए। अच्छा
ये भी बात है। तो ये बता दीजिए कि आर्टिकल 355 क्या है? अनुच्छेद 355 क्या है? बता दीजिए तो। तो अरे भाई, हम बहुत सिंपली जानते हैं कि राज्य में जो अगर बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो जाता है, उसको बचाने के लिए हमारे पास किसके पास पावर है? पावर किसके पास है? तो संघ के पास है। संघ का कर्तव्य है कि बचाइए, आंतरिक हो या बाहरी आक्रमण हो, उससे बचाने का काम आपका है, मेरा नहीं। समझ गए? तो किस आर्टिकल में? 355 में। चलिए, अब आ जाइए, फिर आ गया अनुच्छेद 356। अरे 356 भाई राष्ट्रीय आपात से है, नहीं राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रीय आपात अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो 352 लगा दीजिएगा, यही कन्फ्यूज़ तो होता है लोग। और जहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात होगी, तो वही तो आंसर होगा कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र से विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। बिहार में तो बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगा है और कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, बंगाल में लगा है, जम्मू कश्मीर में लगा है ना? ऐसे कई राज्य में है। सबसे पहले कहाँ लगा है प्लीज़ कमेंट करिएगा तो हम समझ जाएँगे आपका स्ट्रैटेजी क्या मजबूत हो गया है। आर्टिकल 357 आर्टिकल 357 बता देंगे। तो आर्टिकल 357 याद रखिएगा, आप लोग से बड़ा ज्ञानी, आप लोग से बड़ा धनी आज के दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कितना भी महान हो या कितने भी रील्स बना के नाचने वाले हों, आपसे बड़ा धनी, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं और जो पढ़कर मेहनत करके जा रहे हैं, आपका किस्मत आपका भगवान लिखता है। तो तैयार रहें, मेहनत करें, अवश्य आपकी सफलता होगी। ये हमारे लिए दुनिया में सिर्फ़ अपने स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूँ, तथास्तु। ठीक हो गए मतलब सही होगा, आपका सफलता निश्चित है। चलिए, अनुच्छेद 357 क्या क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 357 का क्या प्रावधान करता है बताइए? तो ये राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायक शक्तियाँ का प्रयोग कराया जाता है। विधायक रूप से जो शक्ति होते हैं उसका प्रयोग करेंगे, विल्स का प्रयोग करेंगे। कौन? समझ जाइए, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति करेंगे और करेंगे कौन? चलिए, 7वें प्रश्न की बात करें, अनुच्छेद 358 क्या है? 358 आर्टिकल जो है आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 है उसको निलंबन किया जाएगा, उसे निलंबित किया जाएगा। समझ गए? किसको? आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 में क्या था? प्लीज़ कमेंट करेंगे। करिए, बताइए। 8वां प्रश्न है अनुच्छेद 359 क्या है? अनुच्छेद 359 है कि न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन होगा। तो न्यायालयों द्वारा जो मौलिक अधिकार होंगे उसके भाई कोई अभी कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, उसे हटाइए अभी, क्योंकि अभी इमरजेंसी लगा है। अभी हमारे अंडर में होना चाहिए, राष्ट्रपति के अंडर में होगा 359। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 360 आ जाए, अरे भाई अनुच्छेद 360 आ जाएगा तो वित्तीय आपात लग जाएगा, जो कि अभी हमारे भारत में भगवान की दया से, कृपा है ईश्वर की, कि नहीं लगा है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा है। अब लगता तो समझ जाइए बहुत घोर बेइज्जती है। जो सोने की चिड़िया कही जाती है उस पे लग जाए, घोर बेइज्जती। चलिए, तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 क्लियर हो गए? 360 क्लियर हो गए कि नहीं? हो गए। वित्तीय के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ये हो गए। अगर मैं बात कर लूँ 10वें प्रश्न का, तो 10वां प्रश्न यही कहता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात सिर्फ युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे तो हम बताएँगे। ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के सॉरी मतलब राष्ट्रीय आपात सिर्फ युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध की बात करेगा, तो हम बताएँगे 356 की बात करेंगे। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, ये बात सत्य नहीं है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 352, क्योंकि आपातकाल मतलब इमरजेंसी की बात होगी। अगर युद्ध होगा तो हमारा राष्ट्र इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगेगा 352। ये तो हमारे राज्य की अशांति और शांति की बात करेगा, समझ गए? लेकिन राष्ट्रीय आपात वही होता है जो कि बाहरी। तो चलिए, ये हो गए आपका इमरजेंसी से खत्म। अब बचा आपका थोड़ा-सा और वो खत्म हो जाएँगे 356 आर्टिकल में खत्म हो जाएँगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत नेक्स्ट वीडियो में। भाग 19 की बात करते हैं और चलते हैं। आगे चलें, अनुच्छेद 361। 361 का क्या प्रावधान करता है? बताइए। तो अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति और एवं राज्यपाल के संरक्षण की बात करेगा। ठीक है? किसकी बात करेगा? राष्ट्रपति एवं
राज्यपाल के संरक्षण की बात करेगा हमारा 361 आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 361 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या है कि राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उसके संरक्षण की बात करेगा। अगर बात करें दूसरा प्रश्न का, अनुच्छेद 361 का जो है क्या है? तो अनुच्छेद 361 क्या है? तो संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के कार्यवाहियों के प्रकाशन के संरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो संसद और राज्य के विधानमंडल की जो कार्यवाही होते हैं, उसके प्रकाश के संरक्षण की बात करेगा, मतलब प्रकाशन के संरक्षण की बात करेगा। ये ध्यान रखना है। मतलब संसद और राज्य के विधान मंडलों में जो कार्यवाही होते हैं उसकी मतलब संरक्षण की बात करेगा, सुरक्षा की बात करेगा आर्टिकल 361 के क्या में। अगर हम बात कर ले अनुच्छेद 362 की बात करते हैं, अनुच्छेद 362 क्या है? तो आर्टिकल 362 जो है निश्चित है मतलब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 362 का तो इसमें कोई है नहीं। चलिए ये हटा दीजिए क्योंकि इसमें नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, चलिए अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 363 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 363 जो है किस विषय में बोलता है? तो 363 जो है रियासतों से जुड़े विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है? तो हस्तक्षेप जो है नहीं है, जुड़े विवादों से न्यायालयों का जो है हस्तक्षेप नहीं है। 5वां प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 364 महापतन जो है मतलब महाजनपद यहाँ पे लिख दिया है। महापतन जहाँ पे नाव रुकते हैं, विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। तो विशेष उपबंध की अगर बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए 5वां प्रश्न है, 344 है आर्टिकल। चलिए ये हम बात करते हैं। छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है अनुच्छेद 356 मतलब 365। चलिए हम छठे प्रश्न की बात करें, अनुच्छेद 365 की बात करें, अनुच्छेद 365 की बात करें, क्या कहलाएगा? तो 365 जो है वो है केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न होने का परिणाम है, ठीक है? तो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न होने पर परिणाम है। सातवां प्रश्न है अनुच्छेद 367 की बात करें तो यह निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है? मतलब निर्वाचन मतलब चुनाव से संबंधित है, यही होता है, चुनाव से संबंधित है। क्लियर हो गए? तो अनुच्छेद 367 जो है चुनाव से संबंधित है, ये क्लियर हो गए। अब चलिए संविधान संशोधन से संबंधित जो सवाल बनते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 368। इससे सवाल ज़्यादा नहीं है, एक ही सवाल है कि अनुच्छेद 368 क्या है बता दीजिए। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 368 ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए भाग 21 की हम बात अब करते हैं, तो भाग 21 में जो है देखिए भाग 20 में खाली संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिससे एक ही सवाल बने हैं अनुच्छेद से, ठीक है? कि उसमें जोड़े हुए हैं स्पेशली। अगर मान लीजिए भाग 21 में जो बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे 369 की बात करेंगे, अनुच्छेद 369। 369 क्या है बताइए? तो इसमें है कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर संसद का अस्थायी शक्ति की बात करेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए अस्थायी शक्ति की बात करेगा। 10वां प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पहले किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 क्या है बताइए? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के का विशेष दर्जा की बात करता है, जो कि अब हट गया है। इसमें से कुछ हिस्सा जो हटा है जिसमें दर्जा इसको खत्म हो गया जम्मू कश्मीर का, अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अगर मान लीजिए 11वां प्रश्न की बात करें, अनुच्छेद 371 किन जो है राज्यों के लिए जो है विशेष उपबंध देता है? तो किन राज्यों की बात करता है? तो हम महाराष्ट्र और गुजरात याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेगा। अगर मैं मान लीजिए 12वां प्रश्न की बात करूं, 12वां प्रश्न है अनुच्छेद 371 ए की बात करें, किस राज्य के लिए विशेष उपबंध की बात करते हैं? अनुच्छेद 371 बताइएगा। तो ये है नागालैंड से संबंधित है, ये जान लीजिए, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन खत्म हो गए। अब चलिए आगे नेक्स्ट है कि इसी में आपका जो आर्टिकल 369 17 जो 2 है 79 है, फिर उसी से थोड़ा-थोड़ा जो रिपीट हुआ है हम करते गए हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 369 की बात करें, तो ये संसद में राज्य सूची के विषय पर जो है अस्थायी शक्ति की बात करता है, ये तो हम पढ़ चुके थे। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा जो कि अब हट गया है, तो 70 है लेकिन 70 का कुछ-कुछ हिस्सा हट गया है। अनुच्छेद
71 की बात करें, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम रखे हुए, ये भी लिख दे रहे हैं। तो 371 क्यों इम्पोर्टेंट है बता दीजिए? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 371 केका की बात करें, तो बताइए किस राज्य में लागू होता है? तो अनुच्छेद 371 का जो है हमारे लिए वो नागालैंड के राज्यों से संबंधित होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए 5वें प्रश्न की बात करें, 5वां प्रश्न है अनुच्छेद 371 ख की बात करें, तो 371 ख जो है किससे संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, असम के लिए जो विशेष प्रावधान दिया गया उसकी बात करता है। तो छठे प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न है अनुच्छेद 371 ग की अगर बात करें कि जो है किस राज्य पर लागू होता है? तो मणिपुर पर होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न है अनुच्छेद 371 371 क्या है बताइए? तो आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 371 अड़ा की बात करें, किससे संबंधित है? तो अड़ा जो है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है, ये जान लीजिए। और भी बात करें, 9वें प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न है अनुच्छेद 371 छ जो है किस राज्य पर लागू है? बता दीजिए। अनुच्छेद 371 छ जो है किस पे लागू होता है? तो ये लागू होता है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष जो प्रावधान है, उसकी बात करता है। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 371 जो है किस राज्य पर लागू होता है, ये बताइए। बताइए 371 गच्छा मिजोरम राज्य से होता है। 11वां प्रश्न क्या है बताइए? अनुच्छेद 371 च जो है किस राज्य के से संबंधित है बताइए? तो ये है हमारा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 ज जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश तो है नहीं। 371 ज देखिए इसमें दोनों आ जाएगा, देखिए कर्नाटक भी आ जाएगा और हैदरा और कर्नाटक क्षेत्र दोनों आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि अब आंध्र प्रदेश इसमें विशेष रूप से है, आंध्र प्रदेश में नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, इसको काट दीजिए, ये क्लियर नहीं है, इसका हम बाद में बात करेंगे। 12वां प्रश्न जो है अनुच्छेद 372 जो है किस बात का जो है किस बात पर जो है प्रावधान करता है? तो हम बताएंगे विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना या उनका अनुकूलन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 चलिए पहला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 393 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 393 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या बात करेंगे? कुछ नहीं बात करेंगे, है ना? करेंगे कि नहीं? करेंगे। 393 का अगर बात करें तो संक्षिप्त नाम की बात करेंगे। संक्षिप्त नाम हो या आप बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? मतलब हम पढ़ेंगे जैसे हिंदी में जो पाठ होते हैं या कोई भी अनुच्छेद की बात हो, तो 93 में संविधान के संक्षिप्त नाम की बात करेंगे कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है 93 में। अनुच्छेद 94 की अगर हम बात करें, मतलब 94 394 की बात करें, तो इसमें संविधान का प्रारंभ का बात करेगा, शुरुआत का बात करेगा। ठीक है, 94 90 393 क्या करता है? संक्षिप्त नाम देगा संविधान का, और 94 संविधान का प्रारंभ की बात करेगा। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 90 मतलब 394 का की बात करें, तो हिंदी भाषा में संविधान का जो पाठ होता है उसकी बात करेगा, प्राधिकार पाठ होगा। अगर हम बात कर लें चौथे प्रश्न का, अनुच्छेद 395 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 निरीक्षण का बात करेंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं पहली अनुसूची। अगर मान लीजिए पहली अनुसूची का विषय क्या है बताइए? तो ये सब जो सवाल है हम अनुसूची में चलेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, इसका जवाब दीजिए। दूसरी अनुसूची किसका उद्देश्य है, ये सब कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है, लेकिन उससे पहले बीपीएससी एडीओ का जनरल नॉलेज आने वाला है, उसका इंग्लिश हिंदी दोनों आने वाला है। तो तैयार रहें और फटाफट देखते रहें। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।